दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 12 के बारे में। और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये पूछा गया है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन जी। वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है और इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी 1970 में। और साथ ही साथ वर्गीज कुरियन जी को अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमूल कंपनी के संस्थापक भी ये रह चुके हैं और एक बिजनेसमैन भी थे वर्गीज कुरियन जी। और साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, पूछा गया है। तो गाय के दूध का रंग पीला होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध का रंग पीला। और भैंस के दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी कैसीन होगा भैंस के लिए, जो कि भैंस के दूध को सफ़ेद करता है। सॉरी, भैंस हो गए, भैंसा नहीं है। तो भैंस के दूध को सफ़ेद करता है कैसीन और गाय के दूध को पीला करता है कैरोटीन। तो गाय के बारे में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जमुनापरी किसकी नस्ल है, पूछा गया है। तो जमुनापरी नस्ल होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बकरी की। ये बकरी की एक नस्ल होती है जमुनापरी, एक अच्छी किस्म माना जाता है इसे। और जो भी बड़ी नस्ल की जो बकरियां होती है वो ज़्यादातर जमुनापरी नस्ल की ही होती है। और जमुनापरी नस्ल की बकरियों के दूध से औषधि भी बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बकरी की नस्ल होती है जमुनापरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गाजर का रंग लाल होने का कारण इसमें पूछा गया है। तो गाजर का रंग लाल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। ये कैरोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है गाजर का रंग। और गाजर में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और साथ ही साथ विटामिन के भी पाया जाता है गाजर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग लाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है, ये पूछा गया है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में होता है परमाणु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु होता है क्लोरोफिल के केंद्र में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, डापोक एक विधि है। तो डापोक एक विधि होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधे उगाने की। ये पौधे उगाने की एक विधि होती है डापोक, जिसका यूज नर्सरी में किया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें होता यह है कि इसमें बीजों का अंकुरण जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा बीजों का उत्पादन होता है इसमें, और पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये विधि होती है डापोक विधि, जो यूज़ होती है पौधे उगाने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो पहला सफल क्लोन जंतु था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भेड़। सबसे पहले भेड़ का क्लोन बनाया गया था, जो बनाया गया था 1996 में। 1996 में बनाया गया था, जो कि बनाया गया था स्कॉटलैंड में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भेड़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन अंडज स्तनी है। तो अंडज स्तनी पूछा गया है, यानी कि ऐसा स्तनधारी जो कि अंडे देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्रीम। मोनोट्रीम एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। और मोनोट्रीम जो दिखता है वो सॉल की तरह दिखता है। सॉल एक जानवर होता है, सीकदार बाल होते हैं जिसके, उसी की तरह दिखता है मोनोट्रीम। लेकिन सॉल एक अलग जानवर है और मोनोट्रीम एक अलग जानवर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्रीम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, आरएच कारक ने अपना पहला नाम किस जानवर से लिया। तो आरएच कारक ने अपना पहला नाम लिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंदर से। बंदर के खून में पाया जाता है आरएच कारक पाया जाता है बंदर के खून में, जो एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो इसीलिए बंदर से लिया गया है आरएच कारक नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो प्रति 100 ml जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम एक प्रकार का प्रदूषण होता है जो संबंधित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इटाई रोग से। और इटाई रोग जो है वो सबसे पहले जापान में देखा गया था 1916 के करीब। और इस रोग में इटाई रोग में रीढ़ की हड्डी में दर्द और जोड़ों में दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, और ये होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। और कैडमियम प्रदूषण ज़्यादातर फैलता है रिसाइकलिंग वाली फैक्ट्रियों से या फिर धातु को पिघलाने वाली फैक्ट्रियों से ज़्यादा निकलता है कैडमियम प्रदूषण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इटाई रोग होता है इससे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है, सीट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। तो सीट्रस पत्तों पर पीले धब्बे होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं सीट्रस पत्तों पर पीले धब्बे। और सीट्रस उनको बोलते हैं जो कि नींबू के वर्ग वाले फल होते हैं, उन्हें सीट्रस बोलते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, ये सब। तो उसी वर्गों के पत्तों के बारे में पूछा गया है, उसमें अगर पीले धब्बे होते हैं तो वो होते हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि, और एक मटर के दाने के बराबर होती है, जो कि हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम भी करती है और शारीरिक विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालाजार का रोग वाहक है। तो कालाजार का रोग वाहक होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिटका मक्खी। सिटका मक्खी के काटने से कालाजार रोग होता है। और कालाजार रोग को काला बुखार भी बोलते हैं, जिसमें कि खून की कमी और कमजोरी होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी सिटका मक्खी से। और जो सिटका मक्खी का आकार होता है वो सामान्य मच्छर का 1/4 होता है, यानी कि बहुत छोटी होती है ये मक्खी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। तो जल का भारी धातु प्रदूषण होता है ऑप्शन नंबर सी मरकरी से। और भारी धातु उनको बोलते हैं जिनका कि परमाणु घनत्व जो है 5 से अधिक होता है और परमाणु क्रमांक जो है 20 से अधिक होता है, यानी कि घनत्व 5 से अधिक और क्रमांक जो है 20 से अधिक होगा तो वो भारी धातु की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें इस कैटेगरी में आता है ऑप्शन नंबर सी मरकरी। तो मरकरी से ही होता है जल का भारी धातु प्रदूषण। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन मिलती है ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से प्राप्त होती है एस्पिरिन। और एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक औषधि है, जिसमें कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है एस्पिरिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से मिलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अल्कोहल के लिए ऑप्शन नंबर सी। और सीरा जो बनता है वो बनता है गन्ने से, गन्ने के रस से बनाया जाता है सीरा। और फिर सीरा जो है कई काम आता है, उनमें से एक काम ये भी है कि अल्कोहल बनाने के काम भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य आधार घटक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी रतनजोत का। रतनजोत एक पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे दाने लगते हैं, उन्हीं दानों से फिर आगे बायोडीजल बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलिएस्टर की, ऑप्शन नंबर सी पॉलिएस्टर की बनी होती है और बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें अणु होते हैं पॉलीमर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बहुत ज़्यादा संख्या में इसके अणु पाए जाते हैं पॉलीमर में और फिर पॉलीमर से बनती है पॉलीथीन जो नष्ट नहीं हो सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तो तेल में बनाना चाहिए क्योंकि वनस्पति घी जो होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई विटामिन या मिनरल नहीं होता है, इसलिए उसे खाना बेकार है। और तेल में इसकी बजाय तेल में जो होता है वो असंतृप्त वसा पाई जाती है जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फिलहाल ये तेल के बारे में है बात की गई है ऑप्शन में। तो तेल में असंतृप्त वसा होती है, इसलिए तेल जो है उत्तम होता है वनस्पति घी की उपेक्षा। और वनस्पति घी जो बनता है वो बनता है निकेल और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तेल में, तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। और वनस्पति घी जो होता है वो कमरे के ताप पर जम जाता है, इसलिए ये हाजमे के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेल में असंतृप्त वसा होती है जबकि वनस्पति घी में नहीं होती है, इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। तो RDX का एक अन्य नाम पूछा गया है। तो RDX का एक अन्य नाम होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइक्लोनाइट को RDX के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम प्रतिपादित किए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैराडे ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में होते हैं। तो विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए विद्युत फ्यूज में। यानी कि विद्युत फ्यूज की जो धातु होती है, मिश्र धातु होती है, उसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्वों से बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम के तार का बना होता है विद्युत हीटर का एलिमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो ताड़ित चालक का आविष्कार किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया ताड़ित चालक का। और ताड़ित चालक होते क्या हैं, ये बेसिकली एक पोल होता है जो लगाया जाता है, ये धातु का एक पोल होता है जो लगाया जाता है छतों में घरों की, जो कि अगर बिजली कड़क रही है या फिर बादल गरज रहे हैं, आसमान से बिजलियाँ गिर रही है, तो उससे एक रेस निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको रेस बोलते हैं। या फिर किसी भी तरीके की कोई आवेश चल रहा है अगर हवा में, तो उससे नुकसान नहीं पहुंचे घर को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ताड़ित चालक का। ये लोहे का एक पोल होता है, उसमें तांबे की तार लपेट के उस तार को फिर ज़मीन में गांठा जाता है। ये अर्थिंग के लिए इसका यूज़ होता है, ताकि जितनी भी धाराएं हैं वो सारी ज़मीन में आ जाए, उससे घर को कोई नुकसान ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय धातु जो होती है, ऐसी धातु होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर बहुत जल्दी आकर्षित होने लगती है, उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय धातु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है प्रतिचुंबकीय धातु के बारे में। तो प्रतिचुंबकीय धातु जो होती है वो अनुचुंबकीय का विपरीत होती है। यानी कि अनुचुंबकीय वो होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और अनुचुंबकीय धातु वो होती है
जो कि चुंबकीय क्षेत्र पर आने पर उसके विपरीत दिशा की ओर आकर्षित होती है, तो उसे कहते हैं, यानी कि वो अनुचुंबकीय जो है आकर्षण का नियम फॉलो करती है और प्रतिचुंबकीय जो है वो प्रतिकर्षण का नियम फॉलो करती है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट होती है प्रतिचुंबकीय धातु। तो दोस्तों ये था, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके।